जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के अपने लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित लोक नाट्य। अगर आपने कोई भी वनडे एग्जाम दिलाया होगा, अगर आपने सीजीपीएससी का कोई एग्जाम दिलाया होगा और वहां यदि छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछते हैं, छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति से पूछते हैं, जनजाति से पूछते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या? जनजातियों में प्रचलित लोक नाट्य। जैसे मैदानी क्षेत्र में लोक नाट्य प्रचलित है, रहस गम्मत नाचा, उसी प्रकार से जनजातियों में भी और कुछ कुछ प्रकार की लोक नाट्य प्रचलित है। ठीक है भैया, एला सोच भाई याद रखना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। क्यों? अरे दादा 3-4 ठो है, सरल सरल, और वहीं से बार बार प्रश्न पूछता है, तो उन्हीं सबको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब जनजातियों का यदि लोक नाट्य पढ़ना है भैया, तो कुछ नहीं, 3-4 ठो है कि नहीं। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, सबसे पहला लोक नाट्य जहां से प्रश्न पूछता है और झोहा में भर भर के प्रश्न पूछता है, माओ पाटा। कौन सा भाई? तो पहला याद रखने आपको, माओ पाटा। अब जांगर चुट्टा ही नहीं करना है आपको, क्या करना, मेरे साथ साथ अपने कापी पुस्तक में लिखो, और दूसरा लिखने के साथ साथ क्या करो, बोलोगे तो दिमाग में बैठेगा, जांगर चुट्टा ही करोगे तो नहीं बनेगा भैया, है ना। हम पहले से बता देते हैं, ठीक है। तो पहला लोक नाट्य हम लोग देख रहे हैं, कौन सा? माओ पाटा। ठीक है सर, ये जो माओ पाटा शब्द है ये गोंडी भाषा का शब्द है भाई। कौन से भाषा? तो मैंने कहा गोंडी और भाषा। ठीक है सर, गोंडी भाषा का शब्द है, कौन सा? माओ पाटा। अब यदि ये गोंडी भाषा का शब्द है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। माओ का अर्थ होता है बायसन पशु। अरे दादा, बायसन पशु मतलब वन भैंसा। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, वन भैंसा। ठीक है, तो ये गोंडी भाषा का जो शब्द है माओ पाटा, इसमें माओ का अर्थ पूछता है आपसे पेपर में। ठीक है भाई, तो माओ का मतलब है बायसन। ठीक है, बायसन पशु, या ये जो बायसन पशु है इसको बोलते हैं गौर पशु। क्या बोलते हैं भाई? तो मैंने कहा इसको गौर पशु, या तो फिर वन भैंसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आपका मन, आपके हाथ में पेन है, जो मर्जी लिखो। तो बायसन पशु, गौर पशु, वन भैंसा, या कई जो बुक में इसको लिखता है जंगली पशु। ठीक है भाई, तो ये भी अगर लिखा मिले तो हड़बड़ाना नहीं। हमारे तो गुरुजी ने बताए थे भैया जंगली पशु इसे नहीं बोलना, जंगली और पशु। मुख्य रूप से वन भैंसा से संदर्भित है क्या? माओ। तो माओ गोंडी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बायसन या गौर पशु। ठीक है भाई। पाटा, तो पाटा तो मैं बताया हूं, एक तो है माओ, और दूसरा है क्या आपका पाटा। ये दीजिए पाटा, है कि नहीं। अब पाटा का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पाटा का अर्थ होता है नृत्य, है कि नहीं। बताया था कि नहीं बताया था भाई, बताओ। या इसी को बोल देते हैं क्या, या तो नृत्य होता है या गीत। ठीक है, तो पाटा, या दो ठो शब्द बताया था मैं आप लोगों को। कौन कौन सा 2 ठो बताया था? एक तो बताया था पाटा, या एक बताया था एडन्ना। तो पाटा या एडन्ना का मतलब नृत्य या गीत होता है। ठीक, यहाँ हमारा जो पाटा है उसका संदर्भ लिया जा रहा है नृत्य से, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपन पहला चीज इसका शाब्दिक अर्थ समझे, किसका? माओ पाटा का। तो पहला है माओ पाटा लोक नाट्य। माओ का अर्थ होता है बायसन पशु, और पाटा का अर्थ होता है क्या? नृत्य। ठीक बात, ये समझ में आया। अब ये जो माओ पाटा लोक नाट्य है ये किस जनजाति के और लोग करते हैं? आपसे ये पूछता है, जनजाति किस जनजाति में प्रचलित है माओ पाटा लोक नाट्य? तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, मैं बताया था क्या आपको, मुड़िया जनजाति, मुड़िया। ठीक भाई, तो अगर आपसे पूछे कि किस जनजाति के द्वारा या किस जनजाति में प्रचलित है माओ पाटा लोक नाट्य, तो क्या करना, बता देना मुड़िया जनजाति। लेक्चर देखे हो तो याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या भाई, मुड़िया जनजाति में और प्रचलित है माओ पाटा। ये जो माओ पाटा लोक नाट्य है ये शिकार प्रधान लोक नाट्य है, मतलब शिकार पर आधारित है। कैसे शिकार पर आधारित? अरे एकदम सिंपल, आपसे अगर पूछे कि माओ पाटा लोक नाट्य क्या है, तो माओ पाटा लोक नाट्य शिकार प्रधान लोक नाट्य है, शिकार पर आधारित है। इसका क्या अर्थ हुआ सर? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं भैया, ये खुला मंच में और प्रदर्शित किया जाता है कि नहीं। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो मैंने कहा खुला मंच में प्रदर्शित किया जाता है। एक मंच होता है, उसके चारों तरफ जो नाट्य करने वाले होते हैं वो शिकार करने वाले के भूमिका के रूप में और क्या करते हैं, उसका मंचन करते हैं। मतलब एक बीच में कोई बायसन पशु होता है, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं उसका शिकार करने के उद्देश्य से। अब वो जो पशु है उसको आ जाता है टेंशन, दिमाग खराब, वो एक लात मारता है, मतलब छतारी मारता है, गांव बोलते हैं ना छतारी मार दे। तो जो पशु है, बायसन पशु वन भैंसा है, वो छतारी मार देता है कि नहीं, एक लात। तो कोई एक शिकार करने वाला व्यक्ति
घायल हो जाता है। अब घायल हो जाता है तो बाकी लोगों का दिमाग खराब, तो वो लोग बुलाते हैं किसको? सिरहा को। सिरहा मतलब पूजा करने वाला, पुजारी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिरहा आता है, झाड़ फूक करता है, मंत्र वंत्र पढ़ता है, और उसके बाद वो जो घायल व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिलकर के उस पशु का शिकार कर लेते हैं और अपने साथी का ठीक होने, स्वस्थ होने और उस पशु का शिकार करने के हर्षोल्लास में, उसकी प्रसन्नता में, और वो लोग जो लोक नाट्य करते हैं उसे कहते हैं माओपाटा लोक नाट्य। समझ में आया कहानी? ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है क्या मैंने कहा कि ये जो माओपाटा लोक नाट्य है ये गोंडी भाषा का, या सॉरी गोंडी भाषा का तो शब्द है, ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या याद रखना है? तो बोले शिकार प्रधान है। शिकार प्रधान और लोकनाट्य है, मतलब शिकार पर आधारित लोकनाट्य है। कैसे? तो मैंने बताया कि भैया एक खुले मंच पर होता है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कोई बाइसन पशु है, ठीक है, दिख रहा है ये पशु जैसा, तो ये हो गया बाइसन पशु, मतलब वन भैंसा है। अब इसको चारों तरफ से शिकारी लोग घेर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे घेरते हैं उसके बाद ये पशु बचने के चक्कर में किसी एक को लात में मार देता है, छतारी मार देता है, ठीक है, वो हो जाता है घायल। घायल हो जाता है तो फिर भैया किसी को झाड़ फूक करने वाले को, मतलब सिरहा, किसको बुलाते हैं? ये भी पूछता है प्रश्न में, याद रखना है, किसको? सिरहा को बुलाते हैं। यह जो सिरहा है ये क्या करता है? इसको झाड़ फूक करता है, मंत्र वंत्र पढ़ता है, छू ठीक हो जा, ऐसा वाला है कि नहीं? तो ये ठीक हो जाता है। उसके बाद ये लोग मिलकर के इस पशु का शिकार करते हैं और खुश होकर के जो लोकनाट्य करते हैं उसे कहते हैं क्या? माओपाटा लोकनाट्य। बताओ। अच्छा, अब इसका शिकार करना है तो कैमोफ्लेज करना है, मतलब अगर मान के चलो जंगल में गए तो वैसा वेशभूषा बना लेते हैं, माटी उटी पत्थर सब चिखला उखला चिपर लेते हैं, पूरा करिया करिया एकदम पत्ते, पेड़ पौधा पत्ते जैसे दिखते हैं। उसके बाद चुपचाप ऐसे लुका के बैठे रहते हैं भैया, ठीक है। जैसे कोई पशु आया फिर अचानक से क्या करते हैं? उसको घेर लेते हैं और शिकार करते हैं। तो वेशभूषा कैसा होता है? तो वेशभूषा उस परिस्थिति के अनुसार ये लोग बना लेते हैं, है ना। चिखला माटी को चुपर लेते हैं भैया, याद रखना है, ठीक है। अब क्या याद रखना है? तो इसमें कौन, इस लोक नाट्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ठीक है, तो वाद्य यंत्र याद रखना है क्या? टिमकी। टिमकी, अब जो लोग गांव के होंगे वो तो जानते ही हैं टिमकी किसको कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? कोटोड़का। क्या कहते हैं भैया? कोटोड़का, ठीक है। तो यदि पूछे वाद्य यंत्र क्या है तो आपको बता देना है कोटोड़का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, टिमकी का प्रयोग किया जाता है माओपाटा लोकनाट्य में। किस जनजाति का है? मुड़िया जनजाति का। और प्रचलित लोकनाट्य है, प्रसिद्ध लोकनाट्य है क्या? माओपाटा। किस पर आधारित है? शिकार पर आधारित है, शिकार प्रधान है। इसको ध्यान में रखना, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता इसके बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लोकनाट्य, पहला तो हो गया माओपाटा, ठीक है सर। अब दूसरा कौन सा है भाई जो हमको पूछता है? याद रखना है भतरा नाट। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भतरा नाट, ठीक है भाई। ये इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि जो भतरा नाट है इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। इतना प्रसिद्ध है ये, क्या? भतरा नाट, ठीक भाई। ओहो, ठीक है सर। अब शुरू करते हैं क्या अपन लोग? भतरा नाट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लोक नाट्य है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र का हो या जनजातियों का हो, तो उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो वो है भतरा नाट, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे। काबर? हाँ, भुला जाता है भैया, ठीक है, तो भुलाना नहीं है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भतरा नाट। तो भतरा नाट आपसे पूछेगा किस जनजाति के लोग करते हैं या किस जनजाति में प्रचलित है भतरा नाट? तो भतरा से स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है क्या? भतरा और जनजाति। बताओ, ये बात समझ में नहीं आया कि आया? तो अगर आपसे पूछे कि किस जनजाति में प्रचलित है भतरा नाट, तो आप बता देना भतरा जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है भाई। अब भतरा जनजाति के लोग करते हैं तो किस भाषा में करते हैं? भतरी। किस भाषा में करते हैं? तो मैंने कहा भतरी भाषा। इसका जब मंचन होता है, इसका जो कथानक होता है वो किस भाषा में होता है? भतरी। अब जो भतरी भाषा है इसमें उड़िया का इतना ज्यादा अरे भतरा जनजाति मूल रूप से छत्तीसगढ़ का थोड़ी है जी, ये है उड़ीसा का। अब उड़ीसा से विस्थापित होकर के भाग भुगा आ गए कहाँ? बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, भतरा जनजाति के लोग। अब ये लोग भाग क्या गए? तो
ये लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं भतरी भाषा। अब भतरी में उड़िया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसलिए भतरा नाट को उड़िया नाट भी कहते हैं। 1, 2 और 10 बार पूछा है। क्या पूछा है आपसे कि भतरी भाषा में उड़िया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, किसका? उड़िया भाषा का, इसलिए भतरा नाट को, किसको? तो मैंने कहा भतरा नाट, इसलिए भतरा नाट को और क्या कहते हैं भाई? तो भतरा नाट को उड़िया नाट कहते हैं। कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखना है। भतरा नाट को उड़िया नाट भी और कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई भतरा नाट को उड़िया नाट? तो बता दिया, भतरी में बहुत ज्यादा प्रभाव किसका है? उड़िया का। ठीक बात, ये बात समझ में आनी है। अब अगर आपसे पूछे कि ये जो भतरा लोक नाट्य है, सॉरी भतरा जो लोक नाट्य है ये किस क्षेत्र में प्रचलित है, ऐसा अगर आपसे पूछ दे तो ये तो बना ही सकते हो भाई, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर आपसे पूछ दे कि भतरा नाट किस क्षेत्र में प्रचलित है, आप बता देना बस्तर क्षेत्र। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। अब बस्तर क्षेत्र में सिर्फ प्रचलित है ऐसा नहीं बोल रहा है, तो क्या बोलत भैया? ये बोल रहा है बस्तर क्षेत्र में इतना प्रचलित है, इतना प्रचलित, इतना प्रचलित है कि इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये बहुत ज्यादा प्रचलित है बस्तर क्षेत्र में, इसलिए इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर, आदिवासी और थिएटर कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस्तर का आदिवासी और थिएटर कहते हैं। बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो ये एकदम सिंपल सी बात है। आपसे पूछे बस्तर का आदिवासी थिएटर किसे कहते हैं, आपको दे दिया माओपाटा, आपको दे दिया क्या भतरा नाट, आपको दे दिया रहस, आपको दे दिया गम्मत। आपको बताना है कि बस्तर का और आदिवासी थिएटर किसे कहते हैं, तो आप बता देना किसको? भतरा नाट को। ठीक है भाई, किस भाषा में और ये किया जाता है भतरा नाट? भतरी भाषा में। किस जनजाति के लोग? भतरा जनजाति के लोग। कहाँ प्रसिद्ध है? बस्तर में, इसलिए इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। इसमें उड़िया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसलिए इसे उड़िया नाट भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी जो भतरा नाट है ये युद्ध प्रधान है। इससे जस्ट पहले आपको क्या बताया? माओपाटा। अब माओपाटा को अगर आपसे पूछे कि माओपाटा किस पर आधारित है, तो माओपाटा शिकार प्रधान है, शिकार पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भतरा नाट किस पर आधारित है, तो आपको बताना है कि जो भतरा नाट है ये युद्ध प्रधान होता है। क्या होता है भैया? तो मैंने कहा युद्ध प्रधान। इसका मतलब क्या हुआ कि भतरा नाट का जब मंचन करते हैं तो उसमें युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, किसी न किसी का वध होता है, चाहे वो कंस का वध हो, है ना, हिरण्यकश्यप वध। तो पौराणिक गाथाओं, अच्छा एक चीज और याद रखना है क्या कि पहली बात तो युद्ध प्रधान होता है, दूसरा पौराणिक गाथाओं पर, किस पर? पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है। इसको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो पौराणिक गाथाओं पर और आधारित होता है कौन? भतरा नाट। ठीक है सर, इसमें किसी न किसी और राक्षस वगैरह का वध करके दिखाया जाता है, मतलब वध होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। युद्ध प्रधान और लोकनाट्य। आपसे पूछ दिया निम्न में से कौन सा युद्ध प्रधान लोकनाट्य है? भतरा नाट। निम्न में से कौन सा शिकार प्रधान लोकनाट्य है? माओपाटा। इस तरह से और प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न का और क्राइटेरिया क्या है। ठीक है भाई, ये हो गया कि भाई युद्ध प्रधान है और पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। ये जो भतरा नाट है इसमें केवल और केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, कोई महिला सदस्य नहीं होता। इसको 1, 2 और 10 बार पूछा है क्या कि भतरा नाट में केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। ए, बी पूछेगा पुरुष और महिला भाग लेते हैं, सी केवल महिला भाग लेते हैं, डी केवल पुरुष भाग लेते हैं, या ए और बी सही है। इस तरीके से और आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है क्या कि जो भतरा नाट है ये केवल और केवल पुरुष प्रधान है, मतलब पुरुष भाग लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो क्या? पुरुष प्रधान और लोकनाट्य। पुरुष प्रधान लोकनाट्य। कौन पुरुष प्रधान लोकनाट्य है भाई? भतरा नाट। भतरा नाट जो है ये पुरुष प्रधान और लोकनाट्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भतरा नाट करने वाले सदस्य हैं उनका एक मंडली होता है कि नहीं? अब वो जो मंडली है उसमें 20 से 40 सदस्य होते हैं और पूरे के पूरे सदस्य पुरुष सदस्य होते हैं। बार बार बता रहा हूं, पुरुष सदस्य। ठीक है भाई, याद रखना क्या कि इनकी जो मंडली होती है
इनकी जो मंडली होती है इसमें 20 से और 40 सदस्य होते हैं। ठीक है सर, 20 से 40 सदस्य होते हैं। अब ये जो मंडली 20 से 40 सदस्य है इसमें सभी के सभी क्या होते हैं भाई, पुरुष होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, सभी के सभी और पुरुष सदस्य होते हैं, कोई महिला नहीं होती, सभी के सभी पुरुष सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं नाट मंडली में भतरा नाट करने वाले जो पुरुष सदस्य हैं, याद रखना सदस्य, उनको बोलते हैं नाट कुरिया। क्या बोलते हैं इनको, जो पुरुष और सदस्य हैं, जो पुरुष सदस्य हैं उनको नाट कुरिया। ठीक है भाई, तो उनको कहा जाता है नाट कुरिया या नाट कुरिया, री भी लिखा रहता है ध्यान में, नाट कुरिया या नाट कुरिया, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है भैया, बुद्धि नहीं लगा, अरे नाट कुरिया नहीं लिखे सर, कुरिया लिखे, ऐसी बात नहीं है, आप समझना उसको। ठीक है भाई, क्या कि जो भतरा नाट है उसमें सबके सब पुरुष सदस्य होते हैं, जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको नाट कुरिया बोला जाता है। और इन पुरुष सदस्यों का एक मुखिया होता है, एक प्रमुख होता है, उसको नाट गुरु कहा जाता है। इनका जो प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख, ठीक, तो इनका जो प्रमुख होता है उसको नाट गुरु क्या कहा जाता है भाई, उसको नाट गुरु कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बन जाएगा। किस पर आधारित होता है, पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है, किसी न किसी का वध किया जाता है। ये जो है युद्ध प्रधान और लोक नाट्य है, कौन सा, भतरा नाट। ठीक है, ये जो है ना भतरा नाट समाज में प्रचलित बुराइयों पर प्रहार करता है, मतलब समाज में कोई भी बुराई प्रचलित है उसको आधार बना करके उस पर चोट करने के लिए, घात करने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए और प्रदर्शित किया जाता है क्या, भतरा नाट। तो सामाजिक विद्रूपताओं को और उजागर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है कौन सा, भतरा नाट। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बन जाएगा। ये जो है और बस्तर का आदिवासी थिएटर कहलाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और जितना है मैं आपको बता दिया। तो ये हो गया भैया क्या, बस्तर में प्रचलित भतरा नाट। बताओ, बन जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान में रखना है। बात करें किसका हम लोग, भतरा नाट का। ठीक, ये जो भतरा नाट है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो मैंने कहा भतरा जनजाति। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं हम भतरा जनजाति। किस भाषा में किया जाता है, भतरी। भतरी जो है और उड़िया का बहुत ज्यादा मिक्स होता है, मिश्रण होता है किसमें, भतरी में, इसलिए इसको उड़िया नाट भी कहा जाता है। किसको, भतरा नाट को। कहां प्रचलित है, तो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है और बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं भतरा नाट को। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या पूछता है, ये जो भतरा नाट है इसमें केवल और केवल पुरुष सदस्य होते हैं। जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको नाट कुरिया और उनका जो प्रमुख होता है उसको नाट गुरु कहते हैं। पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है। ये युद्ध प्रधान लोक नाट्य है, इसमें किसी न किसी का वध किया जाता है। और क्या पूछेगा आपसे कि ये जो भतरा नाट है इसमें और सामाजिक बुराइयों, सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करने के लिए, आघात करने के लिए और इसका मंचन किया जाता है। इसको पूछता है। ठीक है, भरत मुनि के और नाट्य शास्त्र पर आधारित है क्या, भतरा नाट। तो इन सारे फैक्ट को आपको और ध्यान में रखना है, किससे संबंधित, भतरा नाट से संबंधित। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, दूसरा प्रमुख जनजाति लोकनाट्य भतरा नाट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ आई नहीं आई हुई समझ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, भतरा नाट हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं किसका, दही कांदो। किसका भाई, दही कांदो। ठीक, पहला लोक नाट्य कौन सा बताया, माओपाटा। दूसरा कौन सा बताया, भतरा नाट। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं कौन सा, तो तीसरा जो प्रमुख लोक नाट्य है उसको कहते हैं दही कांदो। अब नाम से स्पष्ट है, दही और कांदो, दही को इसे कादो कादो कर दो खाते ना ना ना, दही कांदो लोक नाट्य इसको पूछता है भैया। ये जो दही कांदो लोक नाट्य है ये कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, तो मैंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, बन जाएगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, कई लोगों को माथा फिराएगा, सर हम तो पता नहीं, कोई बात नहीं, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं मैदानी क्षेत्र का और तीज त्योहार पर्व, तो उसमें बताऊंगा चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन माघ पूस। ठीक है, और उसमें जो
जो त्योहार प्रचलित है उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। भादों के और शुक्ल पक्ष अष्टमी को होता है क्या भैया, कृष्ण जन्माष्टमी। ये सब तो बता ही दिया था, फिर भी एक बार और अच्छे से अभी चर्चा करेंगे जब मैदानी क्षेत्र का, और हम लोग क्या देखेंगे, पर्व देखेंगे। ठीक, अभी बात करते हैं अपन लोग किसका, दही कांदो का। तो दही कांदो तो ये कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है भैया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही कांदो लोकनाट्य, ये जो दही कांदो लोकनाट्य है ना, इसमें कर्म किसका भाई, कर्म कर्मक बारे में तो बताया हूं, कर्म और रास ये दोनों का सम्मिलित रूप है। क्या है, तो मैंने कहा कर्म जो है, दही कांदो जो है कर्म और रास का सम्मिलित रूप है। इसको आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है भाई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया कि कर्म और रास का सम्मिलित रूप क्या है, दही कांदो है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें एक कदम्ब का वृक्ष होता है, किसका, भगवान श्री कृष्ण इसी कदम वृक्ष में बैठ करके और वंशी बजाते थे क्या। तो कदम वृक्ष के और नीचे, किसके नीचे भाई, तो मैंने कहा कदम वृक्ष के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण और राधा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रतिमा स्थापित करते हैं कदम वृक्ष के नीचे, और उसके चारों तरफ मस्त घूम घूम करके और क्या करते हैं, नाट्य करते हैं, नृत्य करते हैं। उसको कहते हैं क्या, दही कांदो बन जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा फैक्ट है नहीं, इतना याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है, कर्म रास का सम्मिलित रूप है, और कदम वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रतिमा स्थापित करके और घूम घूम करके जो लोक नाट्य किया जाता है उसको कहते हैं दही कांदो लोक नाट्य बन जाएगा। तो इतना याद रखना। ठीक है भाई, दही कांदो याद रखेंगे सर, आप बता रहे हो, हाँ याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछता है। अब उसके बाद चौथा जो लोक नाट्य जहां से विकट सारा प्रश्न पूछता है उसका नाम है खम्ब स्वांग। क्या, खम्ब स्वांग, समझ आया नहीं आया बताओ। तो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लोक नाट्य कौन सा है, खम्ब स्वांग लोक नाट्य। अपन लोक नाट्य पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। ऐसा नाट्य, ऐसा प्रहसन, ऐसा नृत्य जो लोक में मतलब समाज में प्रचलित है। किस समाज में, जनजाति समाज में प्रचलित है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चौथा देख रहे हैं कौन सा, खम्ब स्वांग। आपसे पूछता है कि जो खम्ब स्वांग लोक नाट्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो खम्ब स्वांग जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति। पहला चीज तो यही याद रखना है आपको, क्या कि खम्ब स्वांग जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, खम्ब स्वांग में जो भी कोरकू जनजाति या कोरकू जनजाति का जो गांव है उसके मध्य में एक खम्ब स्थापित करते हैं, अर्थात मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं। उसके चारों तरफ घूम घूम करके प्रहसन करते हैं, नृत्य करते हैं, नाट्य करते हैं, नाचते हैं। इसको बोलते हैं क्या, खम्ब स्वांग। ठीक है भाई, ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। ये जो खम्ब स्वांग लोक नाट्य है इसको कब किया जाता है, तो अभी जस्ट हम लोग मनाए क्या, विजयदशमी। तो विजयदशमी से लेकर के अर्थात दशहरा से लेकर के, दशहरा नहीं उससे पहले क्या था, नवरात्रि भैया, है कि नहीं। तो कुंवार नवरात्रि से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक मनाया जाता है। ध्यान में रखना है, क्या कुंवार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में कंवार। तो कुंवार नवरात्रि, ठीक है भाई, बताइए समझ आ रहा नहीं रहा है, आ रहा है। तो कुंवार नवरात्रि से लेकर के और देव प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, ठीक बात, देव प्रबोधनी एकादशी कुंवार नवरात्रि से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक और मनाया जाता है और किया जाता है लोक नाट्य। कौन सा, खम्ब स्वांग लोक नाट्य। आपसे पूछेगा किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो खम्ब स्वांग है ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें कोरकू जो गांव होता है उसके मध्य में, इसके तो कोरकू गांव के मध्य में एक खम्ब स्थापित किया जाता है। क्या भैया, खम्ब कौन सा, तो बोले खम्ब स्थापित किया जाता है। इसको बोलते हैं मेघनाथ। क्या, मेघनाथ और खम्ब, ठीक है भैया। तो मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है और उसके चारों तरफ घूम घूम करके और क्या किया जाता है,
प्रहसन किया जाता है, नृत्य किया जाता है उसके चारों तरफ घूम घूम करके। कहा? तो मैंने कहा चारों तरफ घूम घूम कर और प्रहसन किया जाता है, या आप कह सकते हो नाट्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई। तो अगर मान के चलो किसी गांव में और क्या है भैया, तो बोले मेघनाथ स्तंभ या मेघनाथ खंभ स्थापित नहीं है, तो क्या करेंगे, अस्थायी रूप से एक ठो खंभा गाड़ेंगे, उसमें मेघनाथ का स्थापना करेंगे और उसके बाद फिर उसको चारों तरफ घूम घूम करके और कौन सा लोक नाट्य करते हैं, खंभ स्वांग लोक नाट्य करते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना फैक्ट ध्यान में रखना किसके बारे में, खंभ स्वांग के बारे में। खंभ स्वांग क्या है, तो बोले मेघनाथ का स्तंभ मेघनाथ स्तंभ स्थापित किया जाता है किस लोक नाट्य में। तो आपसे ऐसा पूछेगा क्या कि मेघनाथ स्तंभ या मेघनाथ खंभ किस लोक नाट्य में स्थापित किया जाता है, तो आपको बता देना है खंभ स्वांग। ठीक है सर। किस जनजाति में प्रचलित है, कोरकू जनजाति। कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक और ये लोक नाट्य किया जाता है। इसमें गांव के मध्य में मेघनाथ स्तंभ स्थापित कर उसके चारों तरफ और नृत्य किया जाता है, प्रहसन किया जाता है। ठीक है, बन जाएगा। ये जो कोरकू जनजाति है ना, इसमें 3 प्रमुख क्या है, तो स्वांग प्रचलित है। 3 ठो प्रमुख, कौन कौन सा, झेरी, पारडी और खंभ स्वांग। ठीक है भाई, इसको भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। क्या कहा मैंने, ये जो कोरकू जनजाति है इसमें 3 ठो क्या है भाई, तो स्वांग प्रचलित है। 3 प्रकार के स्वांग प्रचलित है। कौन कौन सा, तो पहला है झेरी, ठीक है, दूसरा है पारडी, ठीक है, और तीसरा है क्या, खंभ स्वांग। ठीक है भाई। तो ये 3 ठो और पारंपरिक स्वांग प्रचलित है कोरकू जनजाति में। कौन कौन सा, झेरी, पारडी और खंभ स्वांग याद रखेंगे। मध्य गांव के मध्य में स्थापित करते हैं, कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक करते हैं। कोरकू जनजाति में प्रचलित है कौन सा, खंभ स्वांग लोक नाट्य। बन जाएगा। तो इतना फैक्ट याद रखना है किसके बारे में, खंभ स्वांग के बारे में। तो ये हो गया क्या भैया, जनजातियों में प्रचलित लोक नाट्य। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें 4 ठो प्रमुख क्या है लोक नाट्य जनजातियों का, जिसमें पहला बताया माओ पाटा मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, भद्रनाट भद्रा जनजाति के लोग करते हैं, बस्तर में प्रचलित है, बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। उसके बाद बताया कौन सा, दही कांदो, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करते हैं। उसके बाद बताया कौन सा, खंभ स्वांग, ये कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। गांव के मध्य में एक मेघनाथ स्तंभ स्थापित करेंगे, चारों तरफ घूम घूम करके नाचते हैं, नृत्य करते हैं, प्रहसन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, खंभ स्वांग और जनजातियों में प्रचलित लोक नाट्य, जहां से आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है, क्या, जनजातियों में एक परंपरा प्रचलित है, पारद परंपरा। बस्तर की जनजातियों में कौन सी परंपरा प्रचलित है, तो मैंने कहा पारद, क्या बोलते हैं उसको, पारद परंपरा। ठीक है, बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया। बस्तर के जनजातियों में एक परंपरा प्रचलित है जिसको कहते हैं पारद। ठीक है, पारद परंपरा। अब ये पारद परंपरा क्या है भैया, तो ये एकदम सिंपल सी बात है। कहां प्रचलित है, तो बोले आदिवासी समाज में, या आप कह सकते हो बस्तर के आदिवासी समाज में। बस्तर के आदिवासी समाज में, तो बस्तर के आदिवासी समाज में प्रचलित है क्या, पारद परंपरा। ये जो पारद शब्द है ये हल्बी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, तो मैंने कहा ये जो पारद शब्द है हल्बी भाषा का शब्द है। अब ये जो पारद परंपरा पारद शब्द है वो हल्बी भाषा का शब्द है, और पारद का मतलब होता है क्या, शिकार। शिकार खेलने जाते हैं ये लोग। ठीक है भाई, तो पारद का मतलब होता है शिकार, ये हल्बी भाषा का शब्द है। इसको गोंडी में वेड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो याद रखना क्या, वेड्डा, गोंडी में बोलते हैं, गोंडी। ठीक है, तो याद रखना गोंडी में वेड्डा बोलते हैं, हल्बी में शिकार बोलते हैं, किसको, पारद को। ठीक बात। तो ये पूछता है कि पारद परंपरा क्या है, तो बोले शिकार करने जाते हैं जनजाति समाज के लोग, उसको बोलते हैं पारद परंपरा। कहां प्रचलित है, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। और क्या पूछता है इस पारद परंपरा से संबंधित, तो अक्षय तृतीया मतलब अक्ति है कि नहीं, कब मनाते हैं, बोले बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीय। तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीय मतलब अक्षय तृतीया, अक्ति के बाद
आमाजुगानी मतलब माटी तिहार के अवसर पर और बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समाज में पारद खेलने जाने की मतलब शिकार पर जाने की परंपरा है, जिसे कहते हैं पारद परंपरा। आदिवासी समाज के लिए यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। ठीक है, इसको किस रूप में देखते हैं आदिवासी समाज के लोग? धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते हैं। किसको? शिकार खेलने जाते हैं उसको धार्मिक अनुष्ठान। ठीक बात है, बन जाएगा। तो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है पारद परंपरा को। किस समाज में? आदिवासी समाज में। ठीक है, तो अक्षय तृतीया के बाद जाते हैं आमाजुगानी मतलब माटी तिहार के और अवसर पर जाते हैं क्या? शिकार खेलने, उसको कहते हैं पारद परंपरा। धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है इसको आदिवासी समाज में। एक बार प्रश्न पूछा था, उरांव जनजाति में जो अनुष्ठान है मतलब जो पारद परंपरा है, जो शिकार करने की परंपरा है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अगर ऐसा आपसे पूछे तो ध्यान में रखना है कौन सा भैया? तो पूछा था आपको उरांव का। उरांव जनजाति में जो पारद परंपरा है उसको बोलते हैं क्या? जेठ शिकार। जेठ शिकार बोलते हैं, या इसको फाग सेंद्रा बोलते हैं। फाग सेंद्रा। ठीक है, आपसे पूछा था मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं बिसु सिकरोर। क्या बोलते हैं? बिसु सिकरोर। ठीक बात है। तो ये दो जनजाति का आप क्या याद रख लेना, ये जो पारद परंपरा है, धार्मिक अनुष्ठान है, इसको याद रख लेना। कौन कौन सा? उरांव में बोलते हैं जेठ शिकार फाक्सेंद्रा, और मुंडा जनजाति में बिसु सिकरोर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। तो हमने आज के क्लास में दो चीज पढ़ा। कौन कौन सा? पहला पढ़ा जनजातियों में प्रचलित लोकनाट्य और जनजातियों में प्रचलित पारद परंपरा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।